पहली बार आपको अच्छा लगेगा कि आप लोगों के साथ एक अंकल हैं, आईपीएस हैं 2012 बैच के, रोहित मीणा जी, जो अपने बारे में बताएंगे और आपके जो मन में सवाल हैं उनके जवाब देंगे। तो अभी सबसे पहले रोहित जी बता रहे हैं किस तरह से जो है इनके माइंड में आया कि आईपीएस ऑफिसर बनना है, और जबकि आईटी के पास आउट नहीं है। रोहित जी। हाँ जी, तो मैं 2009 में आईआईटी से पास आउट किया। उसके बाद मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था, उसके बाद पुणे में जॉब कर रहा था फॉर नॉर्टन एंटीवायरस। और तो उसके बाद मेरे को ख्याल आया कि मतलब कि जैसे मैं कई सारे जो फैमिली बैकग्राउंड में और कई लोगों को ऐसे को जानता था जो पब्लिक सर्विस करते थे, तो उससे मेरे को लगा कि जॉब सेटिस्फेक्शन आईटी सेक्टर में इतना नहीं है जितना कि व्हेन यू गो ऑन फील्ड एंड वर्क फॉर पीपल। तो उस टाइम मेरे को ख्याल आया, तो मैंने लगभग 7 महीने जॉब करी और उसके बाद आई लेफ्ट माई जॉब। आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट, आई गॉट थ्रू माई फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने 6 महीने पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट आई गॉट थ्रू आईपीएस। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में आपने किया, उससे पहले कभी बचपन में भी आया था, या कभी खाकी की ड्रेस को देखते थे बचपन में तो कैसा लगता था? क्या मन में रहता था कि आप भी जो है पुलिस की सेवा करेंगे? मतलब ऐसे कुछ प्री कंसीव्ड मेरा कोई नोशन नहीं था कि जैसे मेरे को यही ज्वाइन करना है या वैसा है। जब बेसिकली मैं मेरे मोस्ट ऑफ माय बैचमेट्स जो मेरे आईआईटी से हैं सारे सब यूएस में सेटल्ड हैं आज की तारीख में। और वो मतलब जब मैं जॉब करने लगा तो मेरे को लगा कि मतलब आप काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, मतलब एज ए सिविल सर्वेंट आप ग्राउंड में काफी वर्क कर सकते हैं, काफी काम कर सकते हैं। और इसी के ध्यान में रखते हुए फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। और नाउ आई फील वेरी प्राउड ऑफ द वर्क विच वी आर डूइंग, और जो डे टू डे हम लोगों की इश्यूज रिजॉल्व करते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि आईटी की जॉब जो है, आज की डेट में आईटी की जॉब में बहुत ज्यादा पैसा है? और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की खाकी जब आपने धारण करी है तो उसमें समय का कोई वो नहीं है, आप परिवार के लिए भी समय नहीं दे पाते, समाज की सेवा में लगे रहते हैं। तो क्या कहेंगे, गर्व महसूस होता है या कहीं ना कहीं ये बात को लेकर के एक फील भी होता है कि नहीं यार, आईटी की जॉब अलग थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है आपका खुद का मन का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हर चीज एक पैकेज होती है, मतलब सब में पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं। और बेसिकली आपका क्या माइंडसेट है, आप क्या चाहते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और एट द एंड ऑफ द डे आपको उसी से ड्रिवन होना चाहिए, आपको किसी के कहने से या उससे नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि मैं मानता हूँ आईआईटी की जॉब बहुत सेफ जॉब भी बहुत प्रेस्टिजियस थी, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, पैसा बहुत है। लेकिन मतलब मैं जब अपनी जॉब को बाकी लोगों के साथ मतलब कंपेयर करके देखता हूँ, तो मेरे को लगता है कि जैसे कि हम एक ऐसी जॉब में हैं जहां हम इतने सारे लोगों का भला कर सकते हैं, इतना सब चेंज कर सकते हैं, इतना सब मतलब सोसाइटी में इतनी सारी चीजें हैं उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिस्टमिक चेंजेस ब्रिंग कर सकते हैं। जबकि मतलब एक जो मेरे साथ दोस्त हैं वगैरह वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, ये नहीं बोलूंगा, लेकिन मतलब उनका एक अलग पर्सपेक्टिव है लाइफ की तरफ, हमारा एक अलग पर्सपेक्टिव है। तो ये एक इंडिविजुअली ड्रिवन एक डिसीजन है जो कि मेरे हिसाब से सबको अपने अपने से पूछ के अपनी पर्सनैलिटी को देख के लेना चाहिए, ना कि मतलब किसी के कहने से और समझाने से। और ये कई लोगों में इनेट टेंडेंसी है, कई लोगों में सेवा भाव करते करते आ जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी योर डिसीजन। बिल्कुल। इस समय हमारे साथ वेदिका हैं, दिल्ली से 11th क्लास की छात्रा हैं, और वो सवाल करना चाहती हैं आपसे। वेदिका बताइए। अंजलि जी। रोहित जी नमस्कार। से एक चीज पूछना चाहती हूँ कि कई लोग क्या होता है, आपने कहा कि जैसे मेरा फर्स्ट और सेकंड के बाद मैंने अटेम्प्ट मेरा क्लियर हो गया, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोगों के साथ क्या होता है, बच्चों के साथ लोग तीसरे चौथे में भी वो लोग सफल नहीं हो पाते, ऐसे में वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो, उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं ये कहूंगा मैम कि जैसे कि बेसिकली क्या होता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी एक बहुत ही हरक्यूलियन तैयारी है। मतलब व्हेन आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट, आई गॉट थ्रू माय फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरे को इनकम टैक्स में हुआ था। तो इसमें क्या है कि आपको दिन रात बहुत पढ़ना पड़ता है, एंड एवरीथिंग अंडर द सन इज इन सिलेबस। तो एक दो तीन चीजें हैं। एक तो आप इसमें मोटिवेटेड रहना कि मतलब
पेरेंटल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें, और खुद को कि मोटिवेशन है पेरेंट्स का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत रिगरस प्रिपरेशन करनी होती है। इट इज वेरी वेरी मतलब हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ प्रिपरेशन है, इसमें बहुत ज्यादा आपको सिंसियरिटी और डेडिकेशन की जरूरत है। तो फिर इसमें आपको अपने अपने जैसे यू शुड अपने आप को सही से मतलब एक तो सिविल सर्विसेज को ही ये नहीं मान लेना ये जीने मरने का सवाल है। मैं टू बी फ्रैंक इन प्लेन वर्ड्स कहूंगा, आपको अपने ऑल्टरनेट ऑप्शन हमेशा रखने चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और लेकिन और इसमें आप जैसे जैसे आगे जाते हैं, आप अपने जो कोर एक्सपर्टीज है, जो कोर आपने जो पढ़ाई की है जिंदगी भर से, उसका एक्सपीरियंस है, वो लूज आउट करते चले जाते हैं। मतलब कोई आपको एम्प्लॉयर है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, जो आपको फर्स्ट ईयर में अच्छी जॉब मिल सकती है, सेकेंड ईयर में वो चीज धीरे धीरे लूज आउट होती जाती है। तो मतलब यू शुड ऑलवेज कीप योर ऑप्शंस। मतलब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट पूरी सिंसियरिटी के साथ दे देंगे, उसके बाद देन यू हैव द मतलब आपके पास इतना सब्सटेंस होता है कि आप जब भी नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे वो आप अपने प्रायर एक्सपीरियंस से दे सकते हैं। और मतलब आई थिंक आफ्टर सेकंड अटेम्प्ट यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन अ जॉब। मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर, तो आपको अपने पैरेलल ऑप्शंस को बिल्कुल खोल के रखना चाहिए, ना सिर्फ इसी पे बस कि मतलब ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर आर मतलब पीपल हैव बीन सक्सेसफुल इन मैनी मैनी फील्ड्स एंड इन अ मच मच बेटर वे। मतलब हर कोई सिविल सर्वेंट सक्सेसफुल नहीं होता, मैं भी ये भी बताऊंगा, दूसरी फील्ड्स में भी लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर एक्सपर्टीज, यू कैन ऑलवेज strive towards other careers, but rather than मतलब इस डिप्रेसिव सिंड्रोम में जाके, क्योंकि क्या होता है कि एक बार आदमी हताश हो जाता है, दूसरी बार ज्यादा हताश हो जाता है, तो एक वो एक साइक्लिक एक साइकिल बन जाती है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। तो आई वुड recommend, this is my personal suggestion to all of you, that keep your other options open as well, and you have gained बिल्कुल। और sufficient experience in those 2 years of preparation. अभी हमारे कुछ और साथी जो है कुछ पूछना चाहते हैं इस समय पे। एक कि भी रोहित जी, आप मुझे ये बताइए कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली, प्लीज ये एक्सप्लेन कीजिए। मैम मैंने 2009 में IIT से पास आउट किया था, और फिर मैंने जनवरी में मेरी जॉब छोड़ी थी, मई में पास आउट किया था। 7-8 months आई वर्क। तो इट वाज माय ओन डिसीजन कि मेरे को ये जॉब छोड़नी है। मतलब मेरी 20-25 लाख की जॉब थी वगैरह, जो भी था पैकेज। तो मेरे को आई वाज काइंड ऑफ सेल्फ ड्रिवन कि मतलब मेरे को ये करना ही है। तो आए मतलब ये नहीं था कि जैसे कोई मेरे को उसमें धकेल रहा था कि मतलब कि ये तुम्हें कराना है, ये तुम्हें करना है। तो मतलब आई यूज्ड टू स्टडी 16-17 आवर्स एवरी डे। मेरे को याद है फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 4-5 मंथ्स में मैंने पूरा सिलेबस करके और फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा हो गया था, काफी अच्छे मार्क्स भी थे। तो मतलब जब तक आप, मेरा ये मानना है कि मतलब जब तक इट इज आपकी इंटरनल डिजायर नहीं होगी कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है, एंड मतलब आई डोंट बिलीव इन कंपैरिजंस विद अदर्स। मतलब कि आपकी कंपैरिजन आपकी सेल्फ से होनी चाहिए। एवरीवन इज डिफरेंट एज पर मी, कि हर के अपने अपने पॉजिटिव्स नेगेटिव्स होते हैं, हर की अपनी पर्सनैलिटी होती है। तो आप अपने आप से जब तक compete नहीं करोगे, अपने आप की नजरों में आपको लगेगा कि हाँ आई एम गिविंग माई ऑल द एफर्ट्स, आई एम गिविंग माई मैक्सिमम एफर्ट्स, आई डोंट थिंक मतलब इन a very competitive exam like UPSC you'll be able to succeed. So it should be internally motivated thing. शिवा भारद्वाज। एक एक्चुअली यूपीएससी एस्पिरेंट हूं और मैं एक अटेम्प्ट कर चुका हूं यूपीएससी का, और मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो मैं जब आप एक एस्पिरेंट, कैसे जब प्रेशर होता था या फिर आप कभी डिमोटिवेट होते थे, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है ये। आप मतलब बीच बीच में मतलब डिमोटिवेट होते हैं, तो मैं इसके आपको 2-3 जवाब देना चाहूंगा। कि एक तो मतलब हम डिमोटिवेट होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपने गोल्स डिफाइन नहीं करते सही से। हम एक बार में सोचते हैं कि मैं ये सब चीज कर लूंगा, हम बहुत बड़ा गोल रख लें, और फिर जब हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते तो हमें डिमोटिवेशन होता है। तो इसके लिए है कि हमारे जो गोल्स होते हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, और स्मॉल स्मॉल गोल्स होने चाहिए,
ताकि जब हम एक गोल अचीव होता है, जैसे मान लो आप एक एग्जाम दे रहे हैं, एक संडे को एग्जाम है, चलो आपका टेस्ट सीरीज होती है वगैरह, तो आप उसमें करेंगे कि मेरे को इतना करना है, ये सिलेबस कंप्लीट करना है, ये अचीव करना है। तो वो जब आपका गोल आप मीट करेंगे तो देन इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस बूस्ट। ठीक है, तो और उससे आपको आपको एक अच्छी फीलिंग होती है एंड इट इंस्पायर्स यू टू योर नेक्स्ट गोल। to have always have a realistic targets, मतलब target setting should be such which should be realistic। ये भी नहीं कि मतलब मेरे को 20 ही नंबर लाने हैं या 30 नंबर, मतलब have a मतलब competitive realistic targets, that would what would I say, that is what I will say। and secondly मैं कहूँगा कि ये जब अगर आपको मतलब ऐसा फीलिंग आती है तो sometimes you need to talk to your family, because I think in this exam particularly, because it's a very long drawn process, इसमें 3 stages हैं और every stage is very competitive, you should talk to your family। बस ये नहीं है कि मतलब ज्यादा मतलब ये भी नहीं है कि फ्रेंड्स कुछ अपने जो अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, कभी मन किया तो मतलब अपना के लिए आप मूवी भी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मतलब एक्सेसिव नहीं करना। जैसे कुछ कई लोग होते हैं जो सोशल मीडिया ये इसमें बहुत ज्यादा चले जाते हैं, फिर देन दे मतलब मान लीजिए मैंने कुछ खोला, मतलब मैं इंटरनेट पढ़ने के लिए खोला, उसके बाद मैं एक लिंक से दूसरे लिंक, तीसरे लिंक, फिर आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं उस पर भटक जाता हूँ, क्योंकि मतलब फिर आप यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग, सो दैट इज वेस्टेज। तो मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक, मतलब आपको अपने खुद को डी स्ट्रेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इट इज अ वेरी स्ट्रेसफुल एग्जाम। लेकिन साथ ही साथ रोहित सर, दिव्यांशजीत सिंह 5वीं क्लास में है, हंसराज पब्लिक स्कूल दिल्ली में पढ़ता है। मैं चाहूंगा दिव्यांश अपना सवाल खुद करे। दिव्यांश। हाँ दिव्यांश, आपकी स्टोरी क्या रही थी? आपने कितनी स्टडी करी थी? बेसिकली सर उसका कोई कहने का मतलब है कि कितने घंटे आप रेगुलरली पढ़ते थे और इतना सारा सिलेबस आपका रहा, तो उसको तैयार करने के लिए, याद करने के लिए क्या मेथड्स आपने यूज किए? सभी बच्चों के लिए ये यूजफुल क्वेश्चन रहेगा। ये अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है दिव्यांश। बेसिकली मतलब स्टोरी तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है, स्टोरी तो अलग अलग चीज होगी। आपको मैं ये कहूंगा कि जैसे आजकल मैम आप देखते होंगे कि जैसे आप 5th क्लास में हैं, तो अगर आप कोई चीज का वीडियो देखते हैं, कोई चीज का सुनते हैं, वो ज्यादा आपको याद रहती होगी, बजाय कि आप वो चीज कोई पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं वगैरह। वो क्यों है? क्योंकि जैसे हम जब हम कोई चीज को देखते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, तो हमारी मेमोरी में बहुत सारे सेंसर्स, जो मेमोरी सेंसर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो आपकी मेमोरी में रिटेन हो जाते हैं, बजाय आप जब उसको आप मतलब रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं वो, तो आप भूल जाते हैं उसे। तो यही है कि मतलब आपको सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है कैसे वो चीज़ों को याद करना। कुछ लोग होता है कि चीज़ों को समझ के पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये एक पढ़ाई करने का तरीके भी सबके अलग अलग हिसाब से होते हैं, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होते हैं। तो कहते हैं कि मेमोरी के रिटेन, आपने देखा होगा कि हमेशा हम जब भी कोई एग्जाम में कोई आंसर लिखते हैं तो शुरू में अच्छा लिखते हैं, लास्ट में अच्छा लिखते हैं, बीच में खिचड़ी पका देते हैं। वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंसान जब कोई चेक करता है उसे भी, उसको भी वही चीज रिटेन होती है कि शुरू में क्या लिखा था, इसने एंड में क्या लिखा था, और वो मार्क्स भी कभी कभी उस हिसाब से देता है। तो मतलब ये एक हमारी जो मेमोरी जो काम करती है, उसका एक प्रोसेस ऐसा होता है कि वो कैसे याद करती है। तो मतलब आप जैसे मेरा जो ये मानना है कि जब आप पढ़ाई करते हैं, खुद के नोट्स बनाएं, उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करें, उन्हीं को आप रिवाइज करेंगे तो आपकी मेमोरी में वो याद इम्प्रिंट होता चले जाता है, बजाय आप हर बार नई चीज पढ़ने, नया नया सिलेबस पढ़ने, नई बुक्स पढ़ने। आप सेम अपने नोट्स बना के उसी में एडिशन करते रहें, कोई आपको नई चीज आती है तो, और उसी पे बिल्ड ऑन करें, बजाय हर बार नई चीज पढ़ने से, क्योंकि नई चीज हर बार पढ़ने से याद नहीं रहती और उसका मेमोरी में रिटेंशन नहीं रहता। मतलब मेमोरी में जब आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि होता है क्या एग्जाम में आप 100% तैयारी करेंगे, आपको 50-60% ही याद आएगा। 50-60% जब ही याद आ पाएगा जब आप अपनी मेमोरी में खोजेंगे कि हाँ ये मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था और ये मेरे को रिकॉल हो रहा है, वो अपने आप आपको रिकॉल हो जाएगा।
अगर अगर वही चीज आप 50 बुक से पढ़ेंगे तो आपको कभी रिकॉल नहीं होगा। तो मेरा यही सजेशन है कि ऑलवेज मेक योर ओन नोट्स irrespective of whatever class you are in। मतलब आप कोई भी क्लास में हो, 5th 6th 7th 8th या कोई भी में, अपने नोट्स बनाएं, उन्हीं को बार बार रिवाइज करें। और आई डोंट थिंक मतलब कि दैट इज ऑल्सो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। किसी दूसरे के नोट से पढ़ने में मेरे को तो अच्छा नहीं लगता पर्सनली, लेकिन कई लोग पढ़ते भी हैं, उनको कई लोग को अच्छा भी होता है। तो ये एक इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव होएगा इसमें। बेसिकली आज जैसे मैं आई एम ए साइंस स्टूडेंट, मतलब आईआईटी में भी हम बहुत लंबे लंबे आवर्स में पढ़ते थे, तो वी वर यूज टू सच काइंड ऑफ स्टडिंग। तो मतलब हमें इतना बोझ नहीं लगता था। और जब आपको लगता है कि आपको इतना कुछ पढ़ना है, आपके कुछ गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, तो देन समटाइम्स यू एंजॉय इट ऑल्सो। बट मतलब आपको उसमें यही देखना होता है कि मेरा कौन सा वीक टॉपिक है, कौन सा इंटरेस्ट का है, उसको कैसे डिवाइड करना है अपने दिन में। स्टार्टिंग आप डे करते हैं मॉर्निंग में आप पढ़ेंगे, तो अगर आप मॉर्निंग में शुरू में 4-5 घंटे अच्छे से पढ़ लें, मतलब एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का अटेंशन स्पैन होता है 45 to 50 मिनट्स। उसके बाद आप चाहे कुछ भी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से वो मतलब प्रोसेस नहीं होगा। तो वो फिर उसमें थोड़ा सा कैसे आपको रिलैक्स करना है उस 5-10 मिनट में, फिर वापस अपने कैसे बॉडी को प्रिपेयर करना है। तो वो इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब आप कैसे आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, टॉपिक चेंज कर सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन मतलब इंटरेस्ट, मतलब अगर मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, मैं पढ़े जा रहा हूँ वगैरह, तो उससे वो कभी मतलब इट इज हार्मफुल फॉर यू ऑल्सो, और वो आपके टाइम वेस्टेज भी हो रहा है। और जब आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी, मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल, कि अगर आपने मॉर्निंग से अच्छा से पढ़ाई करी है और आपने 10-11 बजे तक अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो आपको खुद यू हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हाँ मैंने इतना कर लिया, अब आगे के दिन में और ये चीज अपनी कवर कर सकता हूँ। और then you can easily pass on the day with your sense of achievement. This is my own personal experience and my own personal opinion. बिल्कुल। इस टाइम संदीप जो है कुछ सवाल करना चाहते हैं। संदीप। रोहित हेलो रोहित जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपके आइडल कौन रहे और आप क्या उनकी तरह बनना चाहते थे? आप पहले क्या बनना चाहते थे? बचपन में आपके क्या गोल्स रहे? आप क्या बनना चाहते थे? और आपके आइडल अभी कौन थे? आप क्या बनना चाहते थे? अब कोई तो आपका आइडल भी रहा होगा ना? हाँ मतलब मेरे को मेरे फादर से आई एम वेरी इंस्पायर्ड। मतलब मेरी फैमिली बहुत ही पुअर थी, मतलब गांव में रहते थे। फादर 10th तक मतलब 15-15 किलोमीटर दूर पैदल जाके स्कूल जाते थे। आफ्टर दैट मतलब उनकी है कि मतलब उन्होंने पढ़ाई करी, वॉज द फर्स्ट वन फ्रॉम द विलेज टू ग्रेजुएट। और उसके बाद उनको किसी जॉब से मतलब इंटरव्यू में उनको छुट्टी नहीं दे रहे थे, उन्होंने फिर वहां से रिजाइन भी कर दिया। तो फिर then how he succeeded in his life, so that was one of the biggest motivating factor for me। and उन्होंने काफी अच्छा सपोर्ट भी किया। और थ्रू आउट माई जर्नी he has always been my inspiration, which मतलब मेरे बहुत ही क्लोज बाय हैं, तो उनको मैं हमेशा देख के इंस्पायर रहा। अवनीश राज कुछ पूछना चाहते हैं। अवनीश, आपका क्या सवाल है रोहित जी से? Sir, I just want to ask that everything has a backup. So आपने क्या बैकअप रखा था सर, अगर आपका आईपीएस का नहीं हो पाता फिर? देखिए मैं जॉब कर रहा था, और मैं क्योंकि जैसे मतलब हम आईआईटी में पढ़े थे, तो हम वी वर दैट मच कॉन्फिडेंट कि मतलब हाँ हम कि कर लेंगे कुछ भी, क्योंकि मतलब आईआईटी प्रिपेयर यू फॉर द बेस्ट ऑफ credentials and best of knowledge। तो हमें वी वर ऑलवेज इन टच विथ आवर फ्रेंड्स ऑल्सो जो इंडस्ट्री में हैं, आईटी सेक्टर में हैं वगैरह। तो दे यूज्ड टू सपोर्ट अस ऑल्सो, हाँ यार तो तैयारी कर वगैरह। तो मतलब मैं यही इसलिए कह रहा था कि यार जैसे हम अपना जो कोर चीज है, जो आपने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन की है, उसको मतलब आप 2 बार अच्छे से अटेम्प्ट दीजिए, लेकिन देन आफ्टर दैट मतलब अगर आप अपना रियलिस्टिकली देखिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि मैं डाइसी हूँ कि मेरा नहीं हो पा रहा, तो आप अपने जॉब ज्वाइन करके उसके साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक आपका इतना बेस बन चुका है कि आप यू कैन प्रिपेयर ऑलवेज गिव द नेक्स्ट अटेम्प्ट इजीली
मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा। बिल्कुल, इस समय मोहित भी कुछ पूछना चाहते हैं। मोहित, क्या सवाल है आपका रोहित जी से? रोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि काफी युवाओं की काफी दिक्कतें ये आती हैं कि एक तो वो सोचते हैं कि कोचिंग कहाँ से ली जाए, और दूसरी कौन सी कोचिंग उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि आप देखते हैं जैसे मुखर्जी नगर आपने देखा होगा कि वहाँ पे कोचिंग के तो भंडार हैं, पर युवा कहाँ से कोचिंग करे जहाँ से वो जो यूपीएससी है या आईपीएस है, आईएएस की तैयारी अच्छी तरह से कर सके। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि फिट रहने के लिए युवा क्या करे। हाँ, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। तो पहला जो कोचिंग के बारे में मैं कहूँगा कि जैसे मैंने वाजीराम और रवि से कोचिंग की थी, और मोहंती सर से पवैट पढ़ा था, और मुकुल पाठक सर से साइकोलॉजी पढ़ी थी। तो एक मतलब कोचिंग का ये है कि आप जो पॉपुलर ऑप्शंस हैं, जिनके अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड हैं, जिनके स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए हैं, तो आप उन स्टूडेंट से बात कर सकते हैं कि मतलब कैसा वो पढ़ाते हैं, कैसा उनका टीचिंग स्टाइल है। तो मतलब इसमें आप कोचिंग आपने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उसके बाद आपके नेक्स्ट चीज इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे वो कोचिंग को यूटिलाइज कर रहे हैं। कि मतलब कई लोग आते हैं, मैंने देखा है कोचिंग में, खुद भी पर्सनल ऑब्जर्व किया कि एक दिन आए, एक दिन नहीं आए वगैरह। तो कॉन्टिन्यूटी इन कोचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि और साथ ही साथ आप रोजाना जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करना, और वो रिवाइज करना आपको नेक्स्ट डे हेल्प करेगा जो आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं। और आप यू विल बी बेटर प्रिपेयर टू एब्जॉर्ब द नेक्स्ट डेज नॉलेज। कि मतलब ये, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है, हर मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट लें, कोई भी एग्जाम, कोई भी टॉपिक लें, वो आपस में सब थोड़ा इंटरकनेक्टेड होते हैं। और जो नेक्स्ट, अगर आप थोड़ा प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपकी उसका रिटेंशन, उसकी नॉलेज, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और मतलब बहुत अच्छा आपको और इसको जब रिवाइज कर लेंगे तो आपका मतलब एक इट विल बी एम्बेडेड इन योर मेमोरी। मतलब आपकी मेमोरी में एक वो छाप छोड़ देगा। और उसको जब आप, और उसके बाद आप रिवीजन के शेड्यूल बनाएंगे, जैसे मेरे को 20 दिन बाद वापस ही रिवाइज करना है, 1 महीने बाद वापस कराना है, तो धीरे 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 आपकी मेमोरी में क्यूमुलेट करता जाएगा। हाँ, तो कोचिंग का मैं यही कहूँगा कि जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या अच्छे सब्जेक्ट टीचर्स हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अच्छी कोचिंग देते हैं, आप उनकी उनके थ्रू कोचिंग ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोचिंग ले ना ले, ये भी एक इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन है। क्योंकि हो सकता है कि जैसे मैंने साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तैयारी की थी, तो मेरे लिए दोनों ही, मैंने आईआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, तो मेरे लिए दोनों ही नए सब्जेक्ट थे। तो मतलब मैंने कोचिंग ली, मेरे को अच्छा भी लगा। लेकिन मैं कोचिंग में साथ साथ, जैसे मैं रोजाना जो पढ़ता था, न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, तो आई यूज्ड टू ऐड ऑन कि जो मेरे को जो कोचिंग में पढ़ाया उसमें मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ। तो मैं अपने एक जो कोचिंग के नोट्स में एक खाली कॉलम छोड़ता था, और उसमें कि मतलब कंटेम्प्रेरी चीज़ है क्या, मैं इसमें अपने खुद का एडिशन कर सकता हूँ, वो करता था। सेकेंडली, आपने जो क्वेश्चन किया कि फिटनेस का, तो फिटनेस के लिए मेरा मानना है कि ज़रूर आप 30-40 मिनट पार्क में जाएं, घूमें, या जो भी आपको एक्सरसाइज अच्छी लगती है घर पे करना करें, ज़रूर करें। क्योंकि इट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर। आपको अगर म्यूज़िक सुनना पसंद है तो चलते चलते म्यूज़िक सुने या रनिंग करते हुए सुने, लेकिन ज़रूर करें। इट इज़ नॉट काउंटर प्रोडक्टिव। ये नहीं है कि वो आपका मेमोरी में और आपकी फिजिकल हेल्थ में वो हेल्प ही करेगी। ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है कि मतलब खेलते कूदते हैं तो 30-40 मिनट्स आप आराम से निकाल सकते हैं दिन में। रोहित जी, एक सवाल है वेदिका का, 11th क्लास की स्टूडेंट है। हाँ वेदिका। मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे को कौन सी क्लास से स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशंस, और जैसे कि मैं अभी 11th में हूँ, तो कौन सी स्ट्रीम बेस्ट रहती है चूज करने के लिए? मैं कहूँगा मैम, आप बेसिकली आप सारी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आपको जो चीज पसंद है आप उसी पर प्रिपेयर कीजिए आगे। क्योंकि जो चीज आपको इंटरेस्ट करेगी वही चीज आपको, उसमें आप खुद ही अपने आप से और अच्छे से पढ़ेंगे, उसको और एनरिच करेंगे। ऐसा वो नहीं है कि मतलब आप कोई पॉपुलर उसके पीछे जाए कि मतलब ये ज्योग्राफी ज्यादा हिट चल रहा है तो अभी ज्योग्राफी में जाना चाहिए।
हिस्ट्री ज्यादा चल रहा है तो हिस्ट्री में जाना चाहिए। अब आपको हिस्ट्री बचपन से पसंद ही नहीं है और एकदम से आपके पीछे हिस्ट्री थोप दी कि हिस्ट्री से ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज अ राइट अप्रोच। आप खुद पढ़िए सब चीज, मतलब बेसिक टेक्स्ट पढ़ सकते हैं आप, एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, 8, 9, 10th की पढ़ सकते हैं, अब यहाँ पे 11th में है तो जो चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है, क्योंकि इसमें क्या है कि इस एग्जाम में पर्टिकुलरली यूपीएससी की मैं बात करूँ तो राइटिंग स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कैसे उस चीज को आप रिटेन करते हैं मेमोरी में, कैसे आप एक्सप्रेस करते हैं कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो आपका एग्जामिनर देखता है आपकी कैसी राइटिंग स्किल है, उसी पे आपको मार्क्स देता है। तो मैं आई वुड सजेस्ट कि हाँ जी मैम। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो बेटे। हाँ जी सर के यूपीएससी की जो तैयारी होती है उसमें कितने घंटे और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? यूपीएससी की तैयारी, आप एक बार यूपीएससी की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें उनका नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन में वो सब चीज दी होती है कि उनको कौन कौन क्या क्या चीज पढ़नी है आपको। बहुत मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब चीज है लगभग उसमें। तो मैं यही कहूँगा कि आप उसको एक बार देखें। मतलब इस फोरम पे मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि अवनीश वो राज बहुत जो है, एक्सटेंसिव सिलेबस है। अवनीश राज एक सवाल करना चाहते हैं आपसे। अवनीश। Sir, just now, as you know that CBSE has cancelled 10th exam and pass out everyone. So I am in that batch of 2021 batch. So sir, I have passed from 10th class and now wanna crack UPSC exam. So what all I have to do to have success? आपने 10th पास करी है तो अब बेसिकली अभी आपने व्हाट स्ट्रीम यू हैव यू टेकन, मतलब आपने यू गोइंग फॉर पीसीएम I have और यू आर taken गोइंग फॉर PCM, science stream PCM. हाँ पीसीएम लिया आपने, तो आप अपनी नॉर्मल पढ़ाई करते रहें। Yes, I बट have started. अब आपको जैसे यूपीएससी का इफ यू वांट टू देन यू शुड इनकलकेट हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। आप एक अच्छा सा न्यूज़पेपर पढ़ें, उसके एडिटोरियल्स रोजाना पढ़ें, फिर देन यू शुड राइट डाउन व्हाट, मतलब एक, क्योंकि जो राइटर्स होते हैं आप उनके बारे में पढ़ेंगे एडिटोरियल में, तो हाउ दे एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे वो अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, कैसे वो उसको बिल्टअप करते हैं, कैसे वो रीडर का इंटरेस्ट उसमें रखते हैं। तो यही स्किल आपको यूपीएससी एग्जाम में चाहिए होती है कि आप जैसे राइटिंग स्किल्स में आपका आंसर वही चीज डिफरेंशिएट करेगा कि जैसे आप अपने जो आंसर जो जज कर रहा है, जो एग्जामिनर है, उसका आप कैसे इंटरेस्ट आप बिल्टअप करके रखते हैं, कैसे कंक्लूड करते हैं आंसर को। तो ये 1-1.5 साल आपको राइटिंग स्किल्स पे बिल्टअप करना चाहिए और अपनी रेगुलर स्टडीज करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभी से यूपीएससी के अलग से टॉपिक्स पढ़ने लग जाएं वगैरह, बट दिस इज अ बिल्डिंग ब्लॉक और दिस इज अ टाइम फॉर यू टू बिल्ड ऑन योर राइटिंग स्किल्स। Thank you. रोहित जी, एक अभिषेक हैं जो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अभिषेक बताइए। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम अभिषेक है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, कभी कभार जब हम तैयारी करते हैं यूपीएससी की तो उसका सिलेबस इतना बड़ा है, उसको देखकर कई बार मन में आता है कि हम अपना टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं या हमें किसी और फील्ड में चले जाना चाहिए। तो सर उस सिचुएशन में हम क्या करें? आपका सवाल बहुत सारे लोगों के मन का सवाल है ये। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए आप एक बहुत बड़े युद्ध में आए हैं, तो आप तैयारी करके ही आए, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है जैसे आपने कहा वो है, लेकिन जब आप अपने गोल बनाएंगे कि हाँ मेरे को ये एक, आप कोचिंग में भी पढ़ेंगे कि ये मेरा कवर हो गया, मेरे को ये रिवाइज करने हैं, तो जब शुरू में देख के ही अगर हार जाएंगे तो फिर थोड़ी ना होगा। ये तो आपको जब एक्सपीरियंस करेंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, जब आपकी खुद की मेहनत पे आपको विश्वास होगा, तभी यू कैन गो थ्रू इट एंड गेट थ्रू इट। तो मतलब ये चीज नहीं है कि
पहले ही देख के हार मान जाना, ये दिस इज रोहित जी एक लास्ट नॉट सवाल है, एडवाइसेबल। लास्ट सवाल है जिनल का गुजरात से। जिनल बताइए, क्योंकि समय हमारे पास मात्र 1.5 मिनट का रह गया है। चलिए कोई बात नहीं, अब मेरे को लगता है समय हो गया है आपका रोहित जी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। हाँ, जल्दी सर लीजिए। जैसे क्वेश्चन है सर कि जैसे कोचिंग जाते हैं तो सर उसमें कोचिंग में सिर्फ सुन लें और बाद में कहीं से पढ़ना चाहिए, या फिर साथ के साथ नोट्स भी बनाए कोचिंग में और उसको बाद में देखना चाहिए? देखिए, मैं कोचिंग में आप जब सुनते हैं और टॉपिक के बारे में, तो आपकी मेमोरी कुछ कुछ चीजें रजिस्टर करती है, और आई थिंक यू शुड मेक योर ओन नोट्स इन कोचिंग। ऐसा नहीं है कि सुन के उसको बाद में, क्योंकि वो चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड करती है, और जब आप बाद में उसे पढ़ेंगे तो आप उसको रिवाइज करेंगे तो अपने आप आपको आ जाएगा कि उस टाइम जो हमारे पढ़ाने वाले थे वो किस पर्सपेक्टिव से ये चीज मेरे को समझा रहे थे, तो देन यू कैन कनेक्ट द डॉट्स बेटर। तो मेरा यही है कि आप नोट्स अपने साथ के साथ बनाएं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका रोहित जी आज के लिए, और हमारे सभी साथियों के लिए इतना आपने समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।